हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे मध्य भारत की। जैसे कि हमने प्राचीन भारत पढ़ा था दोस्तों, उसमें मैंने आद्य ऐतिहासिक काल, प्रातिक ऐतिहासिक काल पूरी रूप से आपको क्लियर करते हुए लेके गया था। लेकिन आज जो बात चलेगा हमारे मध्य भारत का, और मध्य भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया और मध्य भारत की शुरुआत कहां से हुई थी, इन चीजों के बारे में आज हम बिल्कुल अच्छी रूप से डिस्कस करते हुए लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में पहली बार जो आक्रमण हुआ है मध्य भारत में, वो हुआ है अरबों द्वारा। यानी कि अरबी जो लोग थे, उन्होंने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। तो अरबी का जो पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था, और यह किया था 712 ईस्वी में। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, और वह भारत में पहली बार मुस्लिमों की क्या रख लेता है, यहाँ पे नींव रख लेता है दोस्तों। अब यहाँ पे कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि जब वो भारत में जब उसने आक्रमण किया, तो वो सिर्फ यहाँ पे कुछ संपत्तियों को लूटने के लिए आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, अदरवाइज जितने ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं हमारे सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के, तो उसमें पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संपत्ति तो लूटने के लिए आया ही था, लेकिन उसका जो मुख्य यहाँ पे उद्देश्य था, वो था भारत में अपने धर्म का प्रचार करना। क्या था? अपने धर्म का प्रचार करना। और उसने भारत पर जब प्रचार किया, उसके बाद उसको पता चला कि भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो लूट कर अपने देश में ले जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोबारा वो भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया। शायद किसी रीजन से, इतिहासकार बताते हैं कि किसी रीजन से उसकी डेथ हो गई थी, और वो भारत में दोबारा आक्रमण नहीं कर पाया दोस्तों। इतना तो आप समझ लीजिएगा कि पहला जो मुस्लिम था भारत पर आक्रमण करने वाला, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद इसके बीच में, यानी कि 700 से 1000 के बीच में, उसके बाद किसी भी आक्रमण या किसी भी अरबी का या कोई भी मतलब जो मुस्लिम है, उनका क्या कहते हैं, भारत में कोई उसका उल्लेख नहीं किया गया भारत के इतिहासकार, और ज्यादा ही पूछा भी नहीं जाता दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहली बार, वो भी अरबी का था दोस्तों, अरब शासक का था वो भी, और जब उसने भारत में पहली बार जो आक्रमण किया, वो किया 1001 में। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1001 ईस्वी में भारत में उसने आक्रमण किया। तब भारत के पेशावर का जो राजा था, उसका नाम था जयपाल। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था। तो भारत का उस समय जो शासक था वह था जयपाल, और जयपाल के साथ उसने आक्रमण किया, और जयपाल को पूरी रूप से उसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब जैसे ही जयपाल को पराजित करता है, उसके बाद वह 1001 से कंटिन्यू 1027 तक कंटिन्यू भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोहम्मद गजनी ने पूरे 1001 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया हुआ है दोस्तों। कितने बार आक्रमण किया, ये ध्यान दीजिएगा, 17 बार भारत में उसने कंटिन्यू आक्रमण किया हुआ, 1001 से 1027 तक। और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका जो अंतिम आक्रमण माना जाता है वो 1027 तक का ही माना जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि एक चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा रहा भारत में। सबसे महत्वपूर्ण भारत में उसका आक्रमण कौन सा रहा? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था भारत में, वह था आपका सोमनाथ का मंदिर। अभी प्रेजेंट में गुजरात में है वो। और सोमनाथ मंदिर में जब उसने 1025 में भारत में जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो यहां से बहुत ज्यादा वो लूट के सोना ले गया था दोस्तों। लगभग उस समय का माना जाता है 20 लाख दिनार लूट के ले गया। यानी कि आज के डेट में मान के चलेगा 20 करोड़ रुपए का अगर आप तुलना करें तो 20 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा वो। लेकिन उस समय 20 लाख दिनार, यानी कि जो सोने की सिक्के अदरवाइज जो भी कह सकते हो आप, उनको लूट के ले गया कौन? मोहम्मद गजनी। उसके बाद 1027 में जो उसकी डेथ हो जाती है, सॉरी 1030 में उसकी डेथ हो जाती है, और 1027 का कुछ नॉर्मल आक्रमण था, उसका भी ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया। और मुगलों के साथ थोड़ा सा उनका युद्ध हो चुका था, तो उनके कहते हैं कि उनके आपस में भिड़ने में उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन 1030 में उनकी पर्टिकुलर बताया जाता है कि 1030 में उनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है। अब 1030 से 1100 के बीच में कोई आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया। उल्लेख तो किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो शायद ज्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता, और ये हमारे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है दोस्तों। जितना मैं एग्जाम में आते हैं वही चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं। अब 1030 से 1100 के बीच में कोई आक्रमण नहीं बताया गया है। उसके बाद बताया जाता है कि 1175 में पहली बार
1175 में पहली बार मोहम्मद गौरी भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था, तो कब किया था, 1175 में। उस समय भारत के जो शासक थे उनका नाम था मुल्तान। ये बहुत बार पूछा गया है। मुल्तानों के साथ उनका युद्ध होता है और मुल्तानों को वो क्या कर देता है, हरा देता है और कुछ यहां से संपत्ति फिर लूट के लेके जाता है और उसके बाद उसको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आप मुझे भारत में कंटिन्यू क्या करना है, आक्रमण करना है। उसके बाद फिर दोबारा वो 1178 में आक्रमण करता है। लेकिन 1178 में होता क्या है दोस्तों, उसकी मैं छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। उस समय 1178 में जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय भारत का जो शासक होता है उसका नाम था भीमदूतिया। ये बहुत बार पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी ने पहला युद्ध किसके साथ, मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध किसके साथ पराजित हुआ, तो वो था मोहम्मद भीमदूतिया। और भीमदूतिया के साथ जब वो युद्ध करता है तो पूरी रूप से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है दोस्तों। तो अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय वो अपनी जान बचा के भाग जाता है, किसी तरह अपनी जान बचा के भाग जाता है। फिर वो दोबारा फिर आक्रमण करता है 1191 में, जिसको हम बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध। ये शायद आप लोगों ने पता होगा आप लोग को। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। लेकिन यहां पे भी पृथ्वीराज चौहान उसको पराजित कर देता है और फिर अपनी जान बचा के चले जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की अगर मैं बात करूं यहाँ पे उनकी फैमिली की, तो यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी कहानी है। मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान की जो ससुर थे जिनका नाम था जयचंद, वो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे दोस्तों। ये बहुत इतिहासकारों ने इसको अलग अलग रूप में फाइंड कर रखा है, लेकिन मैं आपको छोटी सी रूप में बता दूं कि 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था, उसका मेन रीजन उनके ससुर जी को माना जाता है जिसका नाम था जयचंद। अब जयचंद उसको आमंत्रित करता है मोहम्मद गौरी, क्योंकि उसको पता है कि भैया पहली बार हरा रखा है तो क्या पता दोबारा अपने पूरी उसमें आए हो, पूरी तैयारी के साथ आए। तो इसलिए जयचंद मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करता है कि भाई अब अगर आप युद्ध करते तो हम पूरे सहूलियत के साथ और पूरे पलायन के साथ हम पृथ्वीराज चौहान को क्या करेंगे, हराएंगे। तो उसी के रीजन से 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद उसके बाद गौरी शासन करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन इससे जयचंद खुश नहीं होता। वो कहता है कि भाई मैंने इतना सपोर्ट कर रखा है तो मुझे भी इसमें क्या चाहिए, थोड़ी सा हिस्सेदारी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता ही है आपको, हमारे भारत के इतिहासकारों में राजाओं का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया और राजा किसी काम के नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो वो आपस में झगड़ते हैं और एक युद्ध हो जाता है जिसका नाम था चंद्रवार का युद्ध 1194 में, और ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। अब मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जब युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, जयचंद को पराजित कर देता है और वह फिर दोबारा भारत पर पूरी रूप से विस्तारित हो जाता है और भारत पर वह बैठ जाता है। तो ये था मोहम्मद गौरी के 3 से 4 आक्रमण जो मैंने बताया 1175 में मुल्तानों के बीच, जिसमें मुल्तान को पराजित किया। 1178 में भीमदूतिया ने उसको पराजित किया। फिर तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंद्रवार का युद्ध। दोस्तों तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और चंद्रवार का युद्ध चलता है और चंद्रवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देता है और 1206 में किसी रीजन से मोहम्मद गौरी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारे मध्यकाल का जो मुस्लिमों का जो आक्रमण था और किस तरह से उन्होंने आक्रमण किया हुआ है, ये थी छोटी सी उनकी बारीकियां। अब बात करते हैं यहाँ पे सल्तनत, दिल्ली संतुलन। ये आपको पता होगा, दिल्ली संतुलन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। तो कल से हमारा जो टॉपिक चलेगा दिल्ली संतुलन का, उसको मैं पूरी रूप से आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा दोस्तों। ऐसी वीडियो को आप कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपको एक बात फिर बता दूं, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।